हेलो एंड वेलकम। एनसीईआरटी की क्लास में क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लर्न कर रहे हैं, उसमें लेसन नंबर 4 वायु। आज के हम इस लेसन में लर्न करेंगे वायु, वायुमंडल, आर्द्रता, हवाएं। वायु, वायुमंडल, आर्द्रता, हवाएं पढ़ने से पहले हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये लेसन किस पे आधारित है। ये है पृथ्वी यानी अर्थ, और पृथ्वी के चारों तरफ वायु की घनी चादर, पृथ्वी के चारों तरफ वायु की घनी चादर, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? वायु की घनी चादर। ठीक, ये वायु की घनी चादर करती क्या है? ये वायु की घनी चादर का एक बड़ा कार्य है कि ये सूर्य से आने वाली, किससे? सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, सूर्य से क्या आता है? सूर्य से विकिरण आता है, और ये जो सूर्य से आने वाली विकिरण है, इसके प्रभाव से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। अगर ऐसा ना होता तो दिन के समय पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती और रात में पृथ्वी ठंडी हो जाती। इससे इस पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो किसकी देन है? वो इस वायुमंडल की देन है। और ये वायुमंडल किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण किससे लगा हुआ है? पृथ्वी से लगा है। तो वायु की एक सघन परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ है, और ये वायु की सघन परत सूर्य से आने वाली विकिरण से हमारी सुरक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन बनाती है। यानी पृथ्वी पर जो विकिरण आता है और पृथ्वी से जो विकिरण जाता है, उसका जो संतुलन बनाता है वो कौन है? वो यही वायुमंडल है। अब पृथ्वी वास योग्य क्यों है? क्योंकि वायुमंडल है। अब पहला जो टॉपिक है वो है वायुमंडल का संघटन। वायुमंडल का संगठन पहला टॉपिक है, वायुमंडल का संगठन। देखिए वायुमंडल क्या है, यहां पे फिर देखते हैं। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल किसका है? गैसों का मिश्रण है, और इस मिश्रण में गैसों के साथ जलवाष्प भी होती हैं, धूलकण भी होते हैं। यानी यहाँ पे और कौन कौन है? यहाँ पे धूल कण भी हैं, और कौन है? जलवाष्प भी है। तो जलवाष्प, गैस और धूल कण, ये सब किस में है? इसी वायुमंडल में है। और इस गैसों में जो क्रम अगर हम देखें गैसों में, तो गैसों के मिश्रण में जो गैसों का क्रम है उसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, और चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन भी गैसें हैं, ओजोन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है, इसलिए उसकी बहुत महत्व अभी हमारे इस लेसन में नहीं है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% और 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है।
नाइट्रोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है पेड़ पौधों की वृद्धि करना। जब हम श्वास लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। यानी नाइट्रोजन को पौधे कैसे ग्रहण करते हैं? इस नाइट्रोजन को जो पौधे हैं, कुछ पौधे और जीवाणु, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण और कैसे? स्वरूप परिवर्तित करके। मतलब जो नाइट्रोजन है उसका स्वरूप परिवर्तित कर देते हैं, मृदा में स्थिरीकरण करते हैं और फिर अधिक उसी के माध्यम से जो पौधे हैं वो उनको मिलता रहता है। उनको क्या मिलता रहता है? नाइट्रोजन मिलता रहता है। उसके अलावा ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण गैसें हैं। ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जीवन के लिए क्या ऑक्सीजन है? जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरत है। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये पेड़ पौधे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और जो मानव जीव जंतु हैं, ये मानव और जो जीव जंतु हैं ये क्या देते हैं? ये CO2 देते हैं। लेकिन ये जो O2 और CO2 मानव जीव जंतुओं द्वारा जो O2 और CO2 का आदान प्रदान है ये लगभग बराबर होता है, इसीलिए वायुमंडल में कोई असंतुलन नहीं होता है। लेकिन जब हम मानव जनित कार्यों, यानी मानव जो कार्य करता है, जैसे कोयला जलाता है, पेट्रोलियम जलाता है, इन सब के द्वारा जो CO2 निकलती, मानव जनित कार्यों से निकलने वाली CO2, ये लाखों टन CO2 जो है वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में निकल रही है, जा रही है, जिससे क्या होता है? जिससे वायुमंडल में जो संतुलन की अवस्था है वो कैसी हो जाती है? वो असंतुलित हो जाती है। वो संतुलित के स्थान पे क्या होती है? असंतुलित हो जाती है। यानी मानव जनित कार्यों द्वारा निकलने वाली CO2 और प्लस वृक्षों का काटना, इसमें जब वृक्षों का काटना जुड़ जाता है तो क्या होता है? ये इस CO2 O2 का जो एक संतुलन है उसको असंतुलित कर देती है। और जब वायुमंडल में यही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है तो क्या होता है? यह है पृथ्वी और यह है वायुमंडल। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाता है तो क्या स्थितियां होती हैं? तब यह सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो लघु तरंगों में उसे आने तो देता है, लेकिन पृथ्वी के विकिरण को वापस फिर इस यहीं पर भेज देता है, बाहर नहीं जाने देता है। जिससे क्या होता है? जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जब पृथ्वी का विकिरण वायुमंडल में वापस नहीं जा पाता है और बीच में रहकर वायुमंडलीय और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है तो वह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। और इसमें होता क्या है? इसमें बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से क्या होगा? बहुत सारे पेड़ पौधों के जो आवास हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जिससे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां भी धीरे धीरे खत्म होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या टॉपिक आप में है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है? अगर CO2 बढ़ रहा है
तो क्या होगा, CO2 बढ़ रहा है तो एक प्रक्रिया होगी जिससे हम ये भी कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये वायुमंडल का हम संगठन हमने पढ़ा। अब जो दूसरी स्थिति है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना देखते हैं। वायुमंडल की संरचना में हमें क्या करना होगा। जो ये वायुमंडल है वो वायुमंडल पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पर 5 अलग अलग परतों में डिवाइड है। ये है पृथ्वी, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहाँ तक, 13 किलोमीटर की ऊंचाई, इस क्षेत्र को कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं हम, क्षोभ मंडल। ठीक, यही वो मंडल है जिसमें क्या क्या कार्य होते हैं। इसी मंडल में मौसम की दशाएं, जितनी भी मौसमी दशाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। और इसमें ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, भूमि से ऊपर की तरफ, तो 2 घटनाएं होती हैं। एक, वायुदाब क्या होता है, कम होता है। दूसरा, तापमान भी क्या होता है, कम होता जाता है। वायुदाब इसलिए कम होता है क्योंकि वायु की परतें धीरे धीरे विरल हो जाती हैं। 13 किलोमीटर के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। मतलब वहाँ पर ये मौसम का जो धीरे धीरे कम होना होता है, जो मौसम की दशाएं होती हैं और तापमान का कम होना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या आती है, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ सीमा। इसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ऊपर जाएं, 50 किलोमीटर की ऊंचाई के जो हिस्से हैं 13 से 50 किलोमीटर, उसे हम कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में सारी वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं। तो अगर सारी वायुमंडलीय दशाएं शांत हो जाएंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर हवा भी नहीं होगी, कुछ बहुत हल्की मात्रा में बादल होते हैं। तो इसलिए जो जेट विमान होते हैं वो इसी समताप मंडल में उड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इस समताप मंडल की खास बात है ओजोन यानी O3 परत। ओजोन या O3 परत कहाँ पे है, समताप मंडल में है, जिसका कार्य क्या है ओजोन परत का, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन रहता है। फिर पहला हो गया समताप मंडल। फिर ऐसे ही यहां पर समताप सीमा है। यहां पर इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम तो फिर एक मंडल जो 80 किलोमीटर तक है। इसे हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में एक बार फिर तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और मध्य मंडल ही वो मंडल है जहां पर उल्का पिंड जलते हैं, जहां पर उल्का पिंड क्या होते हैं,
जलते हैं। कहां पर? मध्यमंडल में। फिर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक बाह्य वायुमंडल या इसे आयन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में क्या होता है? इस मंडल में जितनी भी रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन क्या होता है? देखिए, सबके बाद एक पॉज है, यानी मध्य सीमा भी कहेंगे, पद्य सीमा भी होगी। फिर बाह्य वायुमंडल में क्या होगा? बाह्य वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन। जितनी भी रेडियो तरंग, यानी मोबाइल की सेवा जो है, या डीटीएच की सेवा है, या आप जो भी डिश वगैरह देखते हैं, आप सब कुछ जो विकिरण है, रेडियो विकिरण है, वो पृथ्वी से जाता है और वहां से परावर्तित हो जाता है। इसीलिए इसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद का जो मंडल है उसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। जिसके बारे में बहुत जानकारी अभी हमें नहीं है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल का क्या है? ये पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना है। इसके पहले हमने संगठन देखा, ये सारे गैसों का मिक्सचर, और इसके अलावा संगठन में ही गैसों के अलावा क्या है? हमने बात की थी गैसों के अलावा धूल कण है। यही धूल कण आकाश के रंग के लिए महत्वपूर्ण है, यानी यही परावर्तन करते हैं किसका? सूर्य के विकिरण का। और प्रातः काल और सायंकाल जो आकाश हमें गुलाबी रंग का दिखाई देता है, उसका कारण यही धूलकण है। इसके अलावा जलवाष्प है वायुमंडल में। ये जो 0 से 5% के बीच में जलवाष्प है, यही जलवाष्प वायुमंडल में वर्षा का कारण है। यही वायुमंडल में क्या है? वर्षा का कारण है, यही जलवाष्प। तो ये था वायुमंडल की संरचना। अब आते हैं हम तापमान पर, तीसरा फैक्टर। तापमान। जब हम तापमान की चर्चा करेंगे तो तापमान का अर्थ होता है वायुमंडल में तापमान। तापमान का अर्थ होता है तापमान का अर्थ होता है कहाँ? वायुमंडल में तापमान। जब आप तापमान की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है वायुमंडल में तापमान। और ये तापमान बढ़ता कैसे है? ये तापमान बढ़ता है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के आने से। किससे? सूर्य के विकिरण से जो तापमान आता है वो सौर्य विकिरण से। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण का 2 अरबवां हिस्सा किसको प्राप्त होता है? पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य से आने वाले विकिरण का क्या? 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। और यही पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का क्या है? आधार है। जब तापमान अधिक हो जाता है तो एक प्रभाव पड़ता है। तापमान के अधिक और कम होने का प्रभाव देखते हैं। देखिए, जब तापमान अधिक होता है तो अधिक तापमान का प्रभाव पड़ेगा वायु का ऊपर उठना। और जब वायु ऊपर उठेगी तब कंडीशन बनेगी बादल की और कंडीशन बनेगी वर्षा की। ये क्रम ध्यान रखिएगा। और इसका एक और प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि जब वायु ऊपर उठ जाएगी तो वायु दाब क्या हो जाएगा? वायु दाब कम हो जाएगा। यानी तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, वायु ऊपर उठेगी और उससे क्या होगा? उससे बादल बनेगी और वर्षा होगी। इसके अलावा
जब तापमान, तापमान मतलब वायुमंडलीय तापमान, वायु का तापमान क्या होगा, कम होगा। जब वायु का तापमान कम होगा तो क्या होगा, जब वायु का तापमान कम होगा तो इसके विपरीत स्थिति क्या होगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा। और क्या होगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा, वायु नीचे बैठेगी। भारी वायु क्या होगी, ठंडी और भारी वायु नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी वायु। फिर ऐसी स्थिति होगी तो आकाश क्या होगा, साफ होगा, यानी बादल नहीं होंगे और वर्षा नहीं होगी। ये फर्क है तापमान का। अब जब तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब एक और प्रक्रिया होती है। हम पढ़ रहे हैं वायु, देखिए उच्च ताप जब उच्च ताप होगा तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक, हवा ऊपर की जाएगी तो निम्न वायु दाब। और ऐसे में जहां पे निम्न ताप होगा तो वहां हवा ऊपर से नीचे बैठेगी, यानी उच्च वायु दाब। और ऐसे में यहां हवा की भरपाई करने के लिए, यहां से हवा ऊपर चली गई, अब इस वैक्यूम को भरने के लिए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं उसे हम कहते हैं पवन। यानी पवन किधर से चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, और फिर ऊपर आकाश में इसके विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं। और ऐसी स्थिति में एक क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है हवा के चलने का। धरातल पर हवाएं क्या होती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। यह हमेशा ध्यान आप रखेंगे। अब तापमान, हम तापमान की बात कर रहे थे। अब ये तापमान कम अधिक देख लिया हमने। फिर तापमान के बारे में एक चीज और, तापमान दिन होगा तो क्या होगा, अधिक होगा, रात होगी तो कम ताप, ये सब आप जानते हैं। और तापमान मौसम में भी परिवर्तित होते हैं, आप जानते ही हैं। शीतकाल का मौसम आएगा तो औसत रूप से तापमान कम हो जाता है, ग्रीष्मकाल का मौसम आएगा तो औसत रूप से तापमान बढ़ जाता है। यही तापमान के अधिक और कम होने का प्रभाव क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, मौसम और जलवायु, दो शब्द हैं, मौसम और जलवायु। जल्दी जल्दी परिवर्तित होने वाली जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, चाहे उसमें तापमान हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे वायुदाब हो, तो उसे हम कहते हैं मौसम। अल्पकालिक ऋतु दशाएं मौसम कहलाती हैं। और जब ऐसे ही दीर्घकालिक मौसमों का जो औसत होता है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अल्पकालिक ऋतु दशाएं मौसम और दीर्घकालिक ऋतु दशाओं का औसत जो होता है वो जलवायु कहलाता है। अब एक और शब्द है आतपन। आतपन या इसे सूर्यातप भी कहते हैं। ये सूर्यातप के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है। ये भूमध्य रेखा है,
भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जो सूर्यातप होता है वो क्या हो जाता है? सूर्यातप कम। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूर्यातप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होंगी? वो तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। नगरों का तापमान ग्रामीण क्षेत्र से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट, बालू, एस्फाल्ट से बनी हुई सड़कें और भवन ये सभी क्या करते हैं? सूर्य से आने वाले विकिरण को तुरंत ही परावर्तित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या टॉपिक है। अब है वायुदाब, हमने पढ़ लिया। फिर पवन, पवन हमने पढ़ लिया। अब पवन के 3 भाग होते हैं। पवन, पवन के 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। पवन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें और तीसरा क्षेत्रीय पवनें या लोकल विंड या स्थानीय पवनें भी कहते हैं। इन पवनों को, जो स्थायी पवनें होते हैं उनको पहले एक हम फिगर से देखते हैं। ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, 0 डिग्री, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये समझिए कि कर्क और मकर रेखा के बीच में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो भाग होता है, इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब। उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब क्यों? क्योंकि यहां पे हवा ऊपर की तरफ उठती है। सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगातार सीधी बनती हैं और हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, तो यहां पर उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब। फिर ऐसे ही 30 से 35 डिग्री अक्षांश, कहां पर? 30 से 35 डिग्री अक्षांश। तो जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश का हिस्सा है, यहां भी देख लें, 30 से 35, ये क्या है? ये है दोनों ही गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायु दाब। और जो तीसरा है 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच, दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों ही गोलार्धों में, इसे कहते हैं शीतोष्ण निम्न वायु दाब या उपध्रुवीय निम्न वायु दाब भी इसे कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। अब यहां पे देखिए एक प्रक्रिया होती है, यहां पर हवाएं चलती हैं। हवाएं किधर से किधर की तरफ? आपको पता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो उच्च वायुदाब कहाँ है? यहां से है। अब यहां से हवाएं चलेंगी इस दिशा में, ये दिशाएं याद रखिएगा।
यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, और दिशा याद रखिएगा। दूसरी हवा इसी से निम्न वायुदाब से और तीसरी हवा जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब है, देखिए यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से फिर हवाएं इसी जो 60 से 65 निम्न वायुदाब की तरफ है उधर की तरफ चलने लगती हैं। अब ये जो पौने मैंने यहां पे बनाई हैं, ये जो एक हैं ये है व्यापारिक पवने, दोनों ही गोलार्धों में। ये जो दो हैं दोनों ही गोलार्धों में, ये है पछुआ पवने, और ये जो तीन हैं दोनों ही गोलार्धों में, इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय हवाएं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी स्थायी पवने हैं, मतलब इसी बेल्ट में ये पूरे वर्ष चला करती हैं। फिर आता है दूसरी पवने मौसमी पवने, जो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मौसम के अनुसार परिवर्तित होने का मतलब ये है कि किसी मौसम में दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, किसी मौसम में दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। जैसे इसका सीधा सा उदाहरण है भारत में मानसूनी पवने, जो 6 माह स्थल से सागर की तरफ और 6 माह सागर से स्थल की तरफ चलती हैं, तो वो मौसमी पवने होती हैं। फिर आता है क्षेत्रीय पवने। क्षेत्रीय पवने किसी विशेष समय, किसी विशेष महीनों में, किसी विशेष स्थान पर चलती हैं, जिसका उदाहरण क्या है? लू। जैसे गर्मियों में भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तर के मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा लू कहलाती है। तो स्थायी पवने, मौसमी पवने और क्षेत्रीय पवने। अब तीसरा है आर्द्रता। इसका आपके बुक का लास्ट चैप्टर है। आर्द्रता का संबंध कहां से है? देखिए मैंने यहां पे बताया था कि जो जल वाष्प है इसका संबंध आर्द्रता से है। बहुत से जलाशय जो हैं, बहुत से प्रकार के जलाशय, तालाब है, झील है, नदी है, सागर है, महासागर है, खाड़ियां, ये सब जल के क्षेत्र हैं। इनसे लगातार क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है, और ये वाष्पीकरण वायुमंडल में जाकर क्या बनाता है? जलवाष्प बनाता है। संपूर्ण वायुमंडल में जो जलवाष्प का प्रतिशत है वो 0 से 4% ही है, लेकिन ये 0 से 4% का जो जलवाष्प है ये संपूर्ण वायुमंडल पे किसके लिए है? वर्षण के लिए उत्तरदायी है। अब आप सोच रहे होंगे वर्षण में क्या क्या होता है? वर्षण में वर्षा भी होती है, वर्षण में ओला भी पड़ता है, वर्षण में ओस भी पड़ती है, वर्षण में बर्फबारी भी होती है। ये सब किस में पड़ती है? ये सब वर्षण के प्रकार हैं। तो आर्द्रता जो होती है वो धरातल से जो वाष्पीकरण होता है उसी के संघनन। आर्द्रता क्या होती है भाई? नीचे से जलवाष्प है, सूर्य की रोशनी पड़ी, जल गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर उठा, ठीक, यही है आर्द्रता। और यही जो जल भाप के रूप में है इसे हम जलवाष्प कह लेते हैं। जब यही जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर उठता है, यानी ऊपर उठती हुई जलवाष्प का धीरे धीरे ठंडा हो जाना, तो ऊपर उठती हुई जलवाष्प का धीरे धीरे ठंडा होना संघनन कहलाता है। और ये संघनन होता क्या है? फिर से आते हैं अपने पुराने पॉइंट पे। मैंने कहा था कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम हो जाएगा, तो जलवाष्प जो ऊपर की तरफ जाएगी तो तापमान कम हो जाएगा, और तब क्या होगा? वो जो हवा में जल के कण हैं वो धीरे धीरे पास आ जाएंगे, और जब धीरे धीरे पास आ जाएंगे तो क्या होगा? जब धीरे धीरे पास आ जाएंगे तो वो हवा में इतने भारी हो जाते हैं कि हवा के परतों में रुक नहीं पाते हैं, और तब वो वर्षा के बूंदों के साथ क्या होता है? वापस चले आते हैं, ओस के साथ वापस चले आते हैं। इसे ही हम वर्षा, ओलावृष्टि, ओस और बर्फबारी, यानी किसी न किसी फॉर्म में वो संघनित जलवाष्प धरातल पर वापस आ जाता है, जिसे हम वर्षण कहते हैं। जो वायुदाब है, ये वायुदाब की स्थितियां सागर पे सर्वाधिक है, और जैसे जैसे गर्म धरातल आएगा वहां पर वायुदाब कम होता जाता है। आर्द्रता
में हम 3 तरह की वर्षा की चर्चा करेंगे। 3 तरह की वर्षा की चर्चा। पहली वर्षा जो है वो है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा तब होती है जब एक वाताग्र के सहारे एक तरफ ठंडी वायु जो क्या होगी, जो भारी होगी, और दूसरी तरफ गर्म वायु जो क्या होगी, हल्की होगी, वो ऊपर उठेगी। और ऊपर जब उठेगी तो क्या होगा, ऐसा इसलिए होता है गर्म वायु ऊपर उठेगी और ठंडी वायु जो है नीचे आएगी। ऐसी स्थिति में बादल बनेगा, ऊपर जाती हुई हवा बादल बनाएगी और क्या होगा, यहीं पे वर्षा होगी। तो इस तरीके की जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक ढाल के सहारे मिलती हैं तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और संघनित होकर वर्षा करती है। इसे कहते हैं हम चक्रवातीय वर्षा। दूसरी वर्षा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या स्थिति होती है, आइए देख लेते हैं। पर्वतीय वर्षा में ऐसे पर्वत होते हैं और जब पर्वत हैं तो इसमें जिधर से वायु आ रही होती है उसे हम कहते हैं पवनामुखी ढाल। जिधर से वायु आ रही होती है क्या कहते हैं उसे, पवनामुखी। देखिए इधर से वायु, किधर से भी वायु आ सकती है, इधर से वायु आएगी, वो इसी ढाल के सहारे ऊपर उठेगी और जब ढाल के सहारे ऊपर उठेगी तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और जब धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी तो वो क्या बनाएगी, वो बादल बनाएगी और जब बादल बनेगी तो क्या होगा, वर्षा होगा। इसी स्थिति पर्वतीय, विश्व की ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो पर्वतीय ही होती है। लेकिन जब यही हवा दूसरी तरफ उतरेगी तो यहाँ पर कम वर्षा होगी और यहाँ पर जो दूसरी तरफ कम वर्षा वाला क्षेत्र है इसे ही हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। दूसरी तरह की वर्षा क्या हुई, पर्वतीय वर्षा। वर्षा नंबर 3, तीसरी वर्षा है संवहनीय वर्षा। तीसरी वर्षा क्या है, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा इन सबसे अलग है, इसमें किसी दूसरे धरातल की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। एक धरातल है, धरातल पे वायु गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठी और सीधे से ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद उसी प्लेस पर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पर ज्यादातर वर्षा संवहनीय प्रकार की ही होती है। तो 3 तरह की वर्षाओं की चर्चा भी हमने की, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। ये वर्षा की क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के प्रकार हैं। अब इस चैप्टर में और कोई पॉइंट आपके लिए बच नहीं रहा है, ठीक। तो जब जलवाष्प अधिक हो जाता है तो आपको पता है आर्द्रता अधिक हो जाती है तो मौसम क्या होता है, मौसम असहनीय हो जाता है। लेकिन जब उसमें शुष्क वायु आ जाती है तो मौसम धीरे धीरे सहनीय हो जाता है, वहनीय हो जाता है और हमें अच्छा भी लगता है। तो जितने पॉइंट थे आपके इस चैप्टर में वो सब हमने पढ़े, वो सब हमने याद भी किए, समझे भी। जिधर से पवन आ रही होती है वही पवन की दिशा होती है, ये भी पॉइंट है। अगर पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवन, अगर दक्षिण से आ रही है तो दक्षिणी पवन, अगर पूरब से आ रही है तो पूर्वा पवन। ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर है जल, यानी वायु हम पढ़ेंगे और फिर जल पढ़ेंगे और इसी का मिश्रण है जलवायु। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन में को लर्न करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।